तो आज हम लोग एसएसटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मनी एंड क्रेडिट के बारे में। ये जो चैप्टर है क्लास 10 का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं मनी एंड क्रेडिट के बारे में। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो वी विल स्टार्ट हियर। तो जैसा कि ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मनी एंड क्रेडिट, ये आपका ये जो चैप्टर है दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर जैक बोर्ड एंड ऑल्सो फॉर सीबीएसई। तो ये जैक बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मनी एंड क्रेडिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट मनी, व्हाट इज इट। मनी एंड क्रेडिट आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम। आज का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, अभी का जो किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, उस इकोनॉमिक सिस्टम में जो मनी और क्रेडिट होता है दैट इज़ वेरी एसेंशियल। मतलब उस कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम मनी और क्रेडिट के बिना नहीं हो सकता है। दे फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन, प्रमोट ट्रेड एंड इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो मनी और क्रेडिट होता है वो किसी भी कंट्री का जो ट्रांजैक्शन है उसको फैसिलिटेट करता है और ट्रेड को प्रमोट करता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है डेफिनेटली वो मनी से ही अफेक्टेड होता है, वो मनी के द्वारा ही संचालित होता है, एग्जीक्यूटेड होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग डेफिनेटली जानने वाले हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट के बारे में, और इसके अलावा इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि अगर हम बात करें जो पहले होता था, अर्लियर पीपल दे यूज टू यूज अ सिस्टम दैट इज नोन एज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था? गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स। मतलब गुड्स को दे करके दूसरा गुड्स को एक्सचेंज करना, बदले में लेना, ये एक सिस्टम था जिसको बार्टर सिस्टम के नाम से जाना जाता था। बट ये जो बार्टर सिस्टम होता था, ये सिस्टम का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, इसका कुछ ना कुछ इस सिस्टम में लैकिंग था। तो वो क्या क्या प्रॉब्लम था? पहला प्रॉब्लम है लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसको ऐसे समझिए, सपोज दैट देर इज वन पर्सन who has wheat and by exchanging wheat he wants to buy rice, suppose that। मतलब एक आदमी के पास wheat है और उसको दे करके वो राइस लेना चाह रहा है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास भी wheat है और वो wheat दे करके राइस भी लेना चाह रहा है। तो दोनों के पास रिक्वायरमेंट सेम कॉमोडिटी का है। तो इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है बार्टर सिस्टम में। तो ऐसे में कॉमोडिटी का एक्सचेंज कैसे हो सकता है? डिफिकल्टी इन मेजरिंग वैल्यू। इसका मतलब क्या है? कॉमोडिटी बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि एक कॉमोडिटी को एक्सचेंज करके दूसरा कॉमोडिटी को परचेज किया जाता था या एक्सचेंज किया जाता था, तो उसका जो दोनों कॉमोडिटी का जो वैल्यू होता था उसका मेजरमेंट करना भी एक प्रॉब्लमेटिक था, जो कि एक बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम था। थर्ड प्रॉब्लम स्टोरिंग वेल्थ। तीसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो स्टोरेज का था। सपोज दैट बार्टर सिस्टम में क्या है, लार्ज कॉमोडिटी को लार्ज दूसरा कॉमोडिटी में एक्सचेंज किया जाता था, तो उसका स्टोरेज का भी एक प्रॉपर समस्या था। तो ये सब सारा प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में था। मनी एमर्ज्ड एज अ सोल्यूशन। तो बार्टर सिस्टम में जैसा कि हम बता चुके हैं कि गुड्स को दे करके दूसरे गुड्स को लिया जाता था, उसको एक्सचेंज किया जाता था, तो उसके प्लेस पर मनी को एज अ सोल्यूशन लाया गया। तो मनी का काम क्या है? इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। मतलब एक वस्तु के बदले में आप पैसा दे करके, आप मनी दे करके उस वस्तु को आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू। तो जो मनी होता है, जो पैसा होता है, वो किसी न किसी स्टेट
या किसी ना किसी गवर्नमेंट या कंट्री का होता है, उसका जो वैल्यू होता है, उसका जो यूनिट होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है, उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट का साइन भी होता है। जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़ नोट ऑफ इंडिया और एनी अदर कंट्री। इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया का 100 या 200 का नोट्स लीजिएगा तो उसमें डेफिनेटली आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसका साइन होता है, जो इस बात को ऑथराइज कर रहा है कि वो जो मनी है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड यूनिट है। तो ये मनी का एक वैल्यू है। इसके अलावा फैसिलिटेट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर हम मनी का बात करें तो मनी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट को भी फैसिलिटेट करता है। दैट मीन्स इफ यू हैव मनी सो यू कैन इन्वेस्ट इन अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। तो ये सब सारा बेनिफिट्स होता है मनी का, इसीलिए मनी को बार्टर सिस्टम के प्लेस पर रिप्लेस किया गया। अगर हम बात करें मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, अभी किस तरह का मनी का यूज हो रहा है, अगर हम बात करें तो करेंसी में पेपर नोट्स वगैरह आता है, कॉइन्स वगैरह आता है, दैट इज इशूड बाय आरबीआई। अगर हम बात करें कॉइन्स के बारे में तो जितने तरह का जो कॉइन्स होता है, जिसमें आप देखे होंगे 1 रुपया का कॉइन्स हो, 2 रुपया वाला कॉइन्स हो या 5 रुपया वाला कॉइन्स हो, 10 रुपीज़ वाला भी होता है और 20 रुपया वाला जो कॉइन होता है, ये सारे जो कॉइन्स होते हैं वो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इशू किए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नोट्स के बारे में बात करेंगे, पेपर करेंसी के रूप में जो नोट्स चलाया जाता है उसको आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। तो जितने तरह का नोट्स है इंडिया में, जिसमें डेफिनेटली 5 रुपये का भी नोट्स आता है, इसके बाद 10 रुपये का जो नोट है, 100 रुपीज़ नोट है, 200 रुपीज़ नोट है, फिर 500 रुपीज़ नोट है। तो ये सब सारा जो नोट्स होता है वो डेफिनेटली आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। तो ये जो करेंसी होता है, नोट्स वगैरह जो होता है या कॉइन्स वगैरह जो है, ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। कुछ ऐसे भी कंट्री है जहां पेपर के जगह पर प्लास्टिक मनी भी यूज किया जाता है, दैट इज ऑल्सो अ मॉडर्न करेंसी। तो ये सारा मॉडर्न करेंसी है, इट इज़ ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये जो कॉइन्स होता है या जो पेपर नोट्स होता है वो किसी न किसी जिस भी कंट्री का वो मनी होता है, दैट कंट्री और द गवर्नमेंट ऑथराइज द अमाउंट और द मनी विच इज इशूड बाय दैट कंट्री। तो ये ऑथराइज होता है गवर्नमेंट के द्वारा। पीपल हैव फेथ इन इट्स एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब जो भी कंट्री का मनी होता है उस कंट्री के लोग जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी होता है। पीपल हैव ट्रस्ट ऑन दैट पार्टिकुलर मनी। अब बात करें डिपॉजिट विथ बैंक्स, पीपल डिपॉजिट मनी इन बैंक फॉर सेफ्टी एंड इंटरेस्ट। बहुत सारे लोग होते हैं जिसके पास एक्स्ट्रा मनी होता है, डेफिनेटली वो क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं। पर्पस क्या होता है, मनी का सेफ्टी का भी एक पर्पस होता है और दूसरा इंटरेस्ट का भी पर्पस होता है। इसके अलावा आप जो भी मनी को डिपॉजिट किए हैं उस मनी को आप चेक को यूज करके या एटीएम वगैरह का यूज करके आप उस मनी को विथड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स आप उसको निकाल सकते हैं और उसके बाद आपका जो भी पर्सनल यूज है उसको आप कर सकते हैं। These deposits are demand deposits which function as money। तो जो भी डिपॉजिट वगैरह हम लोग करते हैं वो डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है और वही डिपॉजिट के आधार पर किसी तरह का ट्रांजैक्शन बैंक में किया जाता है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद अगर हम बात करें लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, तो जैसा कि आप समझिए 2 तरह का बैंक होता है। एक नेशनल बैंक होता है, नेशनल बैंक, और एक आपका कॉमर्शियल बैंक होता है, कॉमर्शियल बैंक। तो जो नेशनल बैंक होता है, जस्ट लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्या, ये एक नेशनल बैंक है, ठीक है, और इसी को सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है। ये सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक जो गवर्नमेंट का ही बैंक होता है,
जो गवर्नमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम कॉमर्शियल बैंक का अगर बात करें तो इसमें आपका SBI, इसमें दो तरह का बैंक आ सकते हैं, जिसमें एक गवर्नमेंट बैंक भी आएगा और एक प्राइवेट बैंक भी आएगा। तो जितना तरह का बैंक होता है जहां पर जनता मीन्स पीपल कैन डायरेक्टली डिपॉजिट देयर मनी एंड दे कैन टेक लोन, सो दैट काइंड ऑफ बैंक इज नोन एज कॉमर्शियल बैंक। लेकिन ये जो सेंट्रल बैंक होता है जैसा कि RBI है इंडिया का, तो उस तरह का बैंक में कोई भी जनता पैसे को डिपॉजिट नहीं कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर लोन भी नहीं ले सकता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर जो भी डिपॉजिट होता है, बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, तो जो भी डिपॉजिट होता है, अगर आपके पास पैसा है तो आपको सिंपली एक अकाउंट खुलवाना है बैंक में, एंड आफ्टर दैट यू कैन डिपॉजिट योर मनी इन द बैंक एंड बैंक विल एक्सेप्ट योर डिपॉजिट। और बैंक जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो उसको जस्ट लाइक यू हैव सपोज दैट यू हैव डिपॉजिटेड 100 रुपीज़, तो उसमें क्या होता है 15% पैसा बैंक अपने पास रखता है और 80% पैसा जो होता है वो किसी न किसी दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में दे दिया जाता है। इस तरह से बैंक बेसिकली वर्क्स एज अ मीडियम, एज अ मीडिएटर, बिकॉज बैंक टेक्स मनी from depositor and lend money to those people who required any kind of loan. So that is the work of bank. तो ये बैंक का काम होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्रेडिट, यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप देखिए, जैसा कि हम बता चुके हैं कि 100 रुपया आप डिपॉजिट करते हैं तो बैंक अपने पास 15 रुपया ही रखेगा और 85 रुपीज़ जो है वो किसी न किसी को लोन दे देगा। अब अगर बात करें क्रेडिट का कि क्रेडिट क्या है, व्हाट इज क्रेडिट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ क्रेडिट, तो अगर हम क्रेडिट का बात करें, सो क्रेडिट बोरोइंग मनी विथ अ प्रॉमिस टू रिपे लेटर, मतलब अगर आप बैंक से या अगर आप किसी से पैसे उधार लेते हैं इस प्रॉमिस के साथ कि आप उसको बाद में रिपे कर दीजिएगा, तो इस तरह का जो लोन होता है उसको क्रेडिट कहा जाता है। एंड बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रेडिट, 2 तरह का क्रेडिट होता है। पहला है फॉर्मल क्रेडिट। फॉर्मल क्रेडिट बेसिकली लोग बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही लेते हैं। और अगर इनफॉर्मल क्रेडिट्स के बारे में अगर हम बात करें, देन पीपल जनरली टेक इनफॉर्मल क्रेडिट फ्रॉम मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड, ट्रेडर एंड ऑल्सो फ्रॉम रिलेटिव्स। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये तो समझ चुके हैं कि 2 तरह का क्रेडिट होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। उसके बाद आप जानिए कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट, सपोज दैट यू हैव टू टेक लोन, अगर आपको लोन लेना है किसी भी बैंक से तो उसका टर्म्स वगैरह क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। सबसे पहले तो आप अगर किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं देन यू विल हैव टू पे सम कोलेट्रल, आपको कुछ ना कुछ मॉर्गेज के रूप में रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के रूप में रखना होगा। ये पहला टर्म्स होता है। इसके अलावा और भी क्या टर्म्स है, तो इंटरेस्ट रेट, तो अगर आप लोन लेने के लिए जाइएगा तो आपको बैंक के द्वारा बताया जाएगा कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट पे करना है। जैसा कि बताया, दूसरा टर्म्स है कोलेट्रल या उसको सिक्योरिटी भी बोला जाता है। दैट मीन्स इफ यू हैव टू टेक लोन देन फॉर लोन यू विल हैव टू गिव समथिंग एज अ डिपॉजिट टू द बैंक। सपोज दैट अगर आपको होम लोन लेना है तो उसके लिए आप अपना लैंड को डिपॉजिट के तौर पर या मॉर्गेज या कोलेट्रल के तौर पर रख सकते हैं। इसके अलावा किसी और पर्पस के लिए आप घर को भी कोलेट्रल के रूप में, गोल्ड या सिल्वर को भी आप कोलेट्रल के रूप में, या कोई भी कॉस्टली चीज होता है उसको आप कोलेट्रल के रूप में रख सकते हैं। ये दूसरा टर्म है क्रेडिट का। तीसरा है डॉक्यूमेंटेशन। बैंक में आप किसी भी प्रकार का अगर आप लोन लेने जाते हैं तो उसके लिए आपको लीगल पेपर्स मींस डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवाया जाएगा, गारंटर्स को बुलाया जाएगा और एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगा। उस लीगल डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर ही आपको लोन वगैरह असाइन किया जाएगा। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट,
ड्यूरेशन एंड इंस्टॉलमेंट। अगर आप लोन लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए बैंक के पास जाते हैं तो डेफिनेटली बैंक विल आस्क दैट व्हाट विल बी योर मोड ऑफ रीपेमेंट, मतलब आप कितने सालों के लिए लोन लेना चाह रहे हैं। जैसे कुछ लोग 3 वर्षों के लिए, कुछ लोग 5 वर्षों के लिए, या कुछ लोग 2 वर्षों के लिए भी लोन ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपका इंस्टॉलमेंट क्या होगा, दैट मीन्स व्हाट विल बी योर इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट जनरली अगर आप देना चाहते हैं तो आप मंथ वाइज भी दे सकते हैं, 1 मंथ वाइज दे सकते हैं, या क्वार्टर वाइज मतलब 3 मंथ वगैरह दे सकते हैं, या हाफ अर्ली भी आप दे सकते हैं। तो ये सब सारा जो कंडीशन होता है इसको मोड ऑफ पेमेंट कहा जाता है। दैट इज डिसाइडेड व्हेन यू गो इन द बैंक टू टेक लोन। तो ये सब सारा चीज होता है। इसके अलावा क्रेडिट सिचुएशन, अब यहां पर देखिए अगर हम बात करें क्रेडिट के बारे में, क्रेडिट दैट मीन्स लोन। लोन जो होता है वो यूजफुल भी होता है और हार्मफुल भी हो सकता है। Like 2 case study has been shown here. Just like taken case study of one, सलीम द शू मेकर। यहां पर देखिए सलीम क्या है, एक शू मेकर है और वो सपोज दैट किसी बैंक से वो लोन ले लेता है, ठीक है, अपने प्रोडक्शन के लिए। और उसके बाद क्या होता है, सलीम को प्रॉफिट होता है और वो लोन को रीपे कर देता है। इस तरह से अगर हम देखें तो क्रेडिट क्या है, क्रेडिट हेल्पफुल है, यूजफुल है फॉर द पर्सन हु टूक लोन। लेकिन अगर हम दूसरा केस स्टडी देखें, लाइक देर इज वन पर्सन स्वप्ना, वो फार्मर है, अगर वो लोन ले रहा है अपने क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए और सपोज दैट उसका जो क्रॉप्स है वो फेल हो गया, उसमें पेस्ट वगैरह लग गया जिसके कारण, या फिर हो सकता है ठीक से इरिगेशन नहीं हुआ, कोई भी रीजन हो सकता है जिसके कारण उसका क्रॉप्स फेल हो गया। तो ऐसे में क्या हुआ, अनएबल टू पे द लोन, वो पे ही नहीं कर पा रहा लोन, फेल इनटू डेब्ट ट्रैप। इससे क्या हुआ, वो लोन ही नहीं रीपे कर पाया और वो डेट ट्रैप में फंस जाता है। यहां पर जो क्रेडिट है दैट इज नॉट हार्मफुल फॉर दैट पार्टिकुलर पर्सन। तो इस तरह से आप देख चुके हैं कि लोन जो होता है, क्रेडिट जो होता है वो हेल्पफुल भी हो सकता है, दैट मीन्स यूजफुल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। इसीलिए लोगों को सोच समझ करके ही लोन लेना चाहिए। जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही कि बेसिकली 2 तरह का लोन होता है, एक फॉर्मल लोन होता है। तो फॉर्मल जो लोन होता है वो फॉर्मल सेक्टर से ही प्राप्त किया जा सकता है, दैट कैन बी टेकन फ्रॉम बैंक, दैट कैन बी टेकन फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक्स और सोसाइटी। और ये सब सारा जो होता है, बैंक्स का बात करें या कोऑपरेटिव्स का बात करें, ये सारा आरबीआई के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। तो ये जो फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन होता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लोअर इंटरेस्ट रेट। जो फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन होता है दैट मीन्स इफ यू टेक लोन फ्रॉम एनी बैंक तो आपको लोअर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी एंड लीगल डॉक्यूमेंटेशन, वहां पर डॉक्यूमेंटेशन होगा वो भी काफी ट्रांसपेरेंट होता है। कोलेट्रल भी आपको, कोलेट्रल दैट मीन्स सिक्योरिटी दैट यू हैव टू सबमिट देयर, दैट यू विल हैव टू डिपॉजिट देयर, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट होता है। और अगर हम बात करें तो गांव में लगभग 50% जो रिक्वायरमेंट होता है गांव वाले लोगों का, फार्मर्स का, वो डेफिनेटली फॉर्मर सेक्टर्स दैट मीन्स फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव दे बेसिकली टेक लोन। इसके अलावा अगर फॉर्मल के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो सेक्टर है वो इनफॉर्मल लोन का है। अगर इनफॉर्मल लोन में अगर हम बात करें तो इनफॉर्मल लोन, इफ यू टेक लोन फ्रॉम मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड, trader, relatives, so that kind of loan is known as informal sector of credit or loan. इसमें क्या होता है, इसमें वेरी हाई इंटरेस्ट रेट इज टेकन, इसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है काफी ज्यादा लिया जाता है। नो रेगुलेशन फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई के द्वारा इसमें ये रेगुलेटेड नहीं होता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रोअर्स, मतलब जो व्यक्ति भी लोन लेता है उसका एक्सप्लॉयटेशन भी किया जाता है। लीड्स टू डेब्ट ट्रैप,
इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति भी लोन लेता है डेफिनेटली वो डेट ट्रैप में फंस जाता है। और बेसिकली अभी भी रूरल एरियाज में अराउंड 50% ऐसे लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर, दैट मीन्स फ्रॉम लैंडलॉर्ड और मनी लेंडर्स, दे बेसिकली टेक लोन। तो इस तरह से ये दो तरह का लोन होता है। अगर हम दोनों में डिफरेंशिएट करें, इफ वी डिफरेंशिएट, तो दोनों में कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर जो क्रेडिट या लोन होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फॉर्मल सेक्टर का जो लोन होता है वो सेफ होगा, अफोर्डेबल होगा और रेगुलेटेड होगा बाय आरबीआई। लेकिन अगर इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन का अगर बात करें तो वो कॉस्टली होगा, दैट मीन्स हाई इंटरेस्ट विल बी टेकन, अनरेगुलेटेड होगा और एक्सप्लॉइटिव भी हो सकता है। तो ये बेसिकली डिफरेंसेस होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल लोन में। इसके अलावा अगर हम बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे पीपल हैं, देयर आर सो मेनी सच पीपल, दे डू नॉट हैव एनी पीस ऑफ लैंड, दे कैन नॉट डिपॉजिट एनी काइंड ऑफ कोलेट्रल टू द बैंक, सो बैंक कैन नॉट प्रोवाइड लोन टू देम। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि छोटे छोटे 15 या 20 लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाता है। बेसिकली ये विलेज वगैरह में होता है, अब थोड़ा बहुत अर्बन एरियाज में भी होने लगा है। उसके बाद क्या होता है, वो लोग स्मॉल सेविंग्स करता है, थोड़ा थोड़ा सेविंग्स करके वो छोटा छोटा लोन प्रोवाइड करता है, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पर। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है, आफ्टर 2 years of regular functioning, SHGs become eligible for bank loan। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप एक ग्रुप बना लिए हैं, उसमें 15 से 20 लोगों का ग्रुप है, और अगर आप छोटा छोटा सेविंग्स करके और लो इंटरेस्ट रेट पर अगर किसी को आप लोन दे रहे हैं जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर है, तो 2 साल अगर वो रेगुलरली चलता है, उसके बाद बैंक भी उसको लोन, उस ग्रुप को लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये क्या होता है, ये भी एक प्रोसेस है जो कि सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। प्रोवाइड क्रेडिट विदाउट कोलेट्रल, इस तरह का जो ग्रुप होता है उसमें क्रेडिट बैंक के द्वारा बिना किसी कोलेट्रल का ही प्रोवाइड किया जाता है। प्रमोट सेविंग हैबिट्स ऑल्सो, इस तरह का ग्रुप बनाने का जो मेन पर्पस होता है वो बिना कोलेट्रल एंड लेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ लोन को प्रोवाइड करना, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है वो सेविंग हैबिट को इंक्रीज करना होता है। तो ये सब पर्पस होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। इसके अलावा रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन मनी लेंडर्स, इसके अलावा क्या होता है, मनी लेंडर्स जो कि बता चुके हैं वो काफ़ी एक्सप्लॉइटिव हो सकते हैं या हाई इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो उस पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना, वुमेन्स लोगों का एम्पावरमेंट करना एंड स्ट्रेंथन रूरल कम्युनिटी। सो दीज आर द पर्पस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके अलावा अगर हम बात करें रोल ऑफ क्रेडिट इन डेवलपमेंट, अगर हम बात करें कि क्रेडिट का क्या रोल है डेवलपमेंट में, तो इसका बहुत बड़ा रोल है इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड बिजनेस एंड ट्रेड। बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए आपको इन्वेस्टमेंट जरूरी है। विदाउट इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑफ दीज सेक्टर्स इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए भी क्रेडिट का जरूरत होता है। इसके अलावा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को भी अगर क्रिएट करना हो, पॉवर्टी का रिडक्शन करना हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना हो, तो ये सब सारा बिना क्रेडिट, बिना लोन का पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहां पर बोला भी गया है क्रेडिट, लैक ऑफ क्रेडिट, डेट ट्रैप एंड पॉवर्टी साइकिल। दैट मीन्स व्हाट, अगर किसी भी कंट्री में क्रेडिट का अगर लेक होता है, कमी होता है, तो वहां के लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं और वहां पर पॉवर्टी भी काफी इंक्रीज होता है। तो इसीलिए क्रेडिट का ये सब सारा चीज को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा रोल होता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि हम पहले ही बोले हैं कि जो इनफॉर्मल
और फॉर्मल। तो फॉर्मल सेक्टर का जो भी बैंक होता है उसको रेगुलेट करने का काम आरबीआई का होता है। इसके अलावा मॉनिटरिंग करने का काम और एक्सप्लॉयटेशन से बचाने का काम, ये सब सारा काम आरबीआई का होता है, जो कि मॉनिटरिंग के माध्यम से आरबीआई सारे चीजों पर ऑब्जर्व करते हैं और देखते रहते हैं। अगर हम बात करें इस चैप्टर का की पॉइंट्स के बारे में कि इस चैप्टर में की पॉइंट्स क्या है, तो उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। मनी रिप्लेस्ड बार्टर सिस्टम, सॉल्व डबल कोइंसिडेंस प्रॉब्लम। तो पहले बार्टर सिस्टम था, उसको रिप्लेस किया गया मनी के द्वारा, और मनी जो रिप्लेस किया वो डबल कोइंसिडेंस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। उसके अलावा अगर मॉडर्न करेंसी का बात करें तो इसमें करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, ये सब मॉडर्न करेंसी है। बैंक्स क्रेडिट कार्ड बाय लेंडिंग डिपॉजिट्स, credit may be both financial beneficial and also for harmful। तो ये सारा पॉइंट्स हम लोग को देखना पड़ेगा। फॉर्मल क्रेडिट इज सेफर बट रूरल पीपल रिलाई ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट। तो फॉर्मल क्रेडिट जो होता है वो काफी ज्यादा सेफ होता है रूरल पीपल के लिए, बट मोस्ट ऑफ द रूरल पीपल स्टिल दे चूज to take loan from informal sector. Why? Because the reason is that they do not have any kind of security or collateral to deposit in the bank, and they have also no proper documentation. So these are the reason why loan basically most of the rural people take from villages। तो आज हम लोग इस चैप्टर में हम लोग ये सब जाने हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी देखे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है वो बिना कोलेट्रल डिपॉजिट के ही लोगों को लो इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर में, इस वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कवर किया है। ऐसे ही और भी चैप्टर अगर आपको जानना हो तो उसके लिए आप बायोगुरु चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई डाउट हो या किसी टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं, देन यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।